बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में रोला पड़ गया कि एक औरत पकड़ी गई है जो मनशियात बेचती है और उसके ऊपर लगातार ट्रांसमिशंस चल रही हैं, टॉक शोज हो रहे हैं। रोला पड़ा हुआ है कि जैसे बहुत बड़ा कोई वाकया हो गया। पाकिस्तान में निज़ाम ही दो नंबरी करता है तो किसी एक औरत के दो नंबरी करने से क्या हुआ। इस तरह के तो बेशुमार लोग हैं। हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, सिस्टम को भी कमा कर देते हैं, खुद भी कमाते हैं। अब ये अनमोल नामी औरत है, इसके कुछ चैलेंजेस वगैरह भी ऑडियोज आ रही है। फिर ये पकड़ी गई, इसको ले जाया गया अदालत के अंदर, ये वहाँ चौड़ी होके जा रही है और वो फिर रही है इस तरीके से जैसे एक आज़ाद औरत है। तो बदमाशों वाला अंदाज है। देखिए, ये टिकटॉक्स बनते हैं, हथकड़ियों में बंदे पकड़े हुए होते हैं और जब वो पेशी पे आते हैं तो उनके बाकायदा टिकटॉक्स बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए जाते हैं। ये पाकिस्तान में चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। रिटायर पुलिस अफसरान बैठ के बदमाशों के किस्से सुनाते हैं और उससे वो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल चला रहे हैं। ये रिटायर पुलिस अफसरान हैं, वो उनकी दिलेरी के वाकयात बता रहे होते हैं बदमाशों की, जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी, कि जनाब वो बड़ा दलेर था, वो ऐसे काबू आया, वो बड़ा बहादुर था। तो नौजवानों को आप क्या सिखाना चाहते हैं? तो आजकल अब एक नया ट्रेंड भी, यानी ये नया ट्रेंड है, जराइम पेशा अफराद को जो है वो ग्लोरीफाई कर करके बताया जाता है और बार बार बताया जाता है, उनकी दिलेरी के वाकयात बताए जाते हैं। ये जो इस औरत ने किया, ये नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में। सिस्टम ऐसे लोगों को खुद बनाता है, फिर ऐसे लोगों से फायदा उठाता है। लेकिन जो लोग सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ है ना कोई इस मुल्क में, तो उसका बुरा वक्त आ गया। लेकिन अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हैं और आप जो मर्जी जराइम करें इस मुल्क के अंदर, तो सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ अपना हिस्सा लेता है आपसे। पाकिस्तान में लाकानूनियत और दो नंबरी ऐसे ही तो नहीं। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो है वो पूरी दुनिया के महंगे तरीन स्कूलों में रहते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। यहां पे प्राइवेटली किसी बच्चे को पढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान से बच्चे आकर जो यहां पे दाखिले ले लेते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के, जर्नैलों के बच्चे आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ जाते हैं, वो आकर यहां पे दाखिले ले लेते हैं जिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। मैंने यहां पता करवाया, या तो बहुत पैसा लगता है। तो इतना पैसा तो ये कमा नहीं सकते 10 साल में जितना इनका बच्चा 1 साल में यहां पे खर्च देता है। और बेशुमार जो है वो सिस्टम के अंदर लोग ऐसे ही काम करते हैं। अभी इस्लामाबाद वाले स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट्स के पैसे फंसे हुए हैं, सरकारी अफसरान का पैसा फंसा हुआ, करोड़ों रुपए एक एक बंदे ने लगा दिया। अब वो करोड़ों रुपया उसके पास आया कहां से, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो अगर आप यास्मीन राशिद है ना, या आप मारंग बलोच हैं, या आप ईमान मजारी हैं, या आप सनम जावेद या उनकी बहन है, या आलिया हमजा है, या तैयबा राजा है, आप तो आपको जलील और रुस्वा किया जाएगा। लेकिन अगर आप अनमोल पिंकी हैं तो फिर आपके लिए यह सहूलत मैसर रहेगी। बहरहाल मीडिया ने जोर दूर लगा के इस औरत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन 2-4 दिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी जैसे माजी में होती रही हैं। आपको याद है एक नौजवान शाहजेब को कत्ल किया गया था, शाहरुख जतोई ने कत्ल किया था सिंध में। उस केस का क्या बना? कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े प्रोटोकॉलों के साथ वो बंदा रहा। वो कभी जेल में होता था, कभी बाहर होता था, कभी वीवीआईपी होता था, फिर वो चला गया छूट के। नादरीन, सुहेल आफरीदी साहब ने हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है। देखिए, सुहेल आफरीदी की बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। लोग अब उनसे बड़े सख्त सवालात करते हैं, लोग उनके गले पड़ते हैं, उनको पूछते हैं जनाब बताओ इमरान खान बाहर कब आएगा? आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अब सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि फैसला तो पार्टी ने करना है, मैंने तो उस पर अमल दरामद करना है, और वो ये सारा कुछ बर्दाश्त भी करते हैं। तो उन्होंने हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। ये फंस गए सुहेल आफरीदी साहब। मैं जाती तौर पे ये काफी अरसे से सोच रहा था कि सुहेल अफरीदी इस आसाब की लड़ाई में तंग आकर जिस दिन अल्टीमेटम दे देगा ना, उस दिन फंस जाएगा। क्योंकि जब आप अल्टीमेटम दे देते हैं ना कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने ये काम ना किया तो फिर मैं ये कर दूंगा, वहां आप फंस जाते हैं। और यही काम जब प्रेशर पड़ा था तो अली अमीन गंडापुर ने भी कर दिया था। अब 1 हफ्ते के बाद सुहेल अफरीदी साहब से यह सवाल किया जाएगा, जनाब जो आपने अल्टीमेटम दिया वो टाइम पूरा हो गया, बताएं आपने क्या एक्शन लिया। वो लोग भी सवालात करेंगे जिन्होंने सड़क पे नहीं आना, और कई लोगों का तो बनता भी नहीं है बेचारों का सड़क पे आना। मुराद से ही तो नहीं निकल के आ सकते सड़क पे। कुछ और लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं बड़े खौफनाक, या जिनको ऐसा लगता है कि सिस्टम कत्ल ही कर देगा। हाँ, अगर सारा पाकिस्तान निकला है फिर तो सभी निकल आएंगे, फिर तो इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने एहतजाजी धरना खत्म करते हुए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। इमरान खान साहब की फैमिली की दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई, और उन्होंने कहा कि आज भी इमरान खान साहब से ना फैमिली की मुलाकात करवाई गई, ना पार्लियामेंटेरियंस की, और ना जाती डॉक्टरों को मिलवाया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की आमद के बावजूद रुकावटें खड़ी की गई और पार्टी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी की गई। वजीर आला ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत, खसूसन आंखों के मसले पर शदीद तशवीश है, लेकिन हुकूमत इलाज और अस्पताल मुंतकिली की इजाजत नहीं दे रही। इमरान खान को फौरी तौर पर फैमिली और जाती डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए।
अगर सूरत हाल ना बदली तो आइंदा मंगल को ज्यादा सख्त रवैये के साथ दोबारा अडयाला जेल पहुंचेंगे। देखें, ज्यादा सख्त रवैया क्या होगा, क्या इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? एक वक्त आएगा हुकूमत ताकत के बलबूते पे रोकने की कोशिश करेगी, फिर आपको लाखों लोग लेकर आने पड़ेंगे, जो अभी तक हो नहीं पाया। और पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा निकल गए वापस लोगों को छोड़कर। सुहेल आफरीदी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अली अमीन गंडापुर वाला एटीट्यूड अपनाए, इसलिए उनकी ये कोशिश होगी कि उनको ना जाना पड़े और उनके जाए बगैर काम हो जाए। लेकिन अगर उन्हें जाना पड़ गया तो इस मरतबा सूरत हाल कुछ और निकलेगी। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान में काजी फायज ईसा की यादें ताज़ा होगी। देखिए, जब जब कोई जुल्म करेगा ना पाकिस्तान में, ना इंसाफी करेगा, जब जब कोई ज्यादती करेगा, तो देखें काजी फायज ईसा की कैसी किस्मत है कि लोग काजी फायज ईसा को याद करेंगे और उसको बददुआएं देंगे। कैसी बात है, एक ऐसा मुनसिफ पाकिस्तान में रहा जिसने बेशर्मी और ढिठाई से वो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा जुल्म किया पाकिस्तान के अंदर और इंसानी हकूक की ऐसी ऐसी पामालियों को होने दिया उस मुनसिफ ने पाकिस्तान के अंदर कि आज उस शख्स को स्याह हरूफ में याद किया जाता है, गंदे अलकाब उसको दिए जाते हैं। वजह क्या है कि इस आदमी ने वो जुल्म और ज्यादती की और ऐसी जानिबदारी दिखाई जो काजी के मनसब के शाया निशान ही नहीं था। हाँ, जजेस करते हैं 2 नंबरियां, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा ने तो कमाल ही कर दिया था। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ, काजी फायज ईसा ने क्या किया था इलेक्शन से पहले, चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया था। फिर तहरीक इंसाफ ने कभी इस निशान पे, कभी इस निशान पे, कभी इस निशान पे इलेक्शन लड़ा। उसका बड़ा नुकसान भी हुआ, बाद में उन्होंने मखसूस नशस्तें भी तहरीक इंसाफ से छीन ली। अब यही फॉर्मूला लगा दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में। हुआ यह कि गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, ये GBDP, ये एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हुई गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ इत्तेहाद कर दिया। इस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने एक इंतखाबी निशान अलॉट किया जो कि पोलो मैन का इंतखाबी निशान था। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो का खेल बहुत मकबूल है। चित्राल में और गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे ज्यादा मकबूल खेल है वो पोलो है, बहुत पसंद करते हैं लोग। इनकी टीमों का फाइनल होता है हर मरतबा और बड़ा शानदार फाइनल होता है, पूरे देहात के देहात, शहरों के शहर आते हैं इसको देखने के लिए। तो पोलो के जगह जगह पे वहां मैदान भी बने हुए हैं। तो पोलो का इंतखाबी निशान पोलो मैन का दिया कि घोड़े पे बैठा हुआ आदमी और वो पोलो खेल रहा है। तो ये इंतखाबी निशान से जो है वो GBDP बड़ी खुश थी, पॉलिटिकल पार्टी, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके साथ इत्तेहाद किया तो इस पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, बिल्कुल वैसे ही छीन लिया गया जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था। ये मोहम्मद उमैर साहब ने भी रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोगों ने रिपोर्ट किया। तो काजी फायज ईसा की एक मरतबा फिर याद ताज़ा कर दी कि तो निज़ाम इस लेवल तक पहुंचा हुआ, जब सेक्टर कमांडर को हुक्म हो जाता है ना कि कुछ भी हो जाए आपने जीतने नहीं देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो बेचारा फिर सारा कुछ ही करता है। इंतखाबी निशान छीन लो, बंदे बंद कर दो, टिकटों की तकसीम गलत करवा दो, पार्टी के अंदर लड़ाइयां करवा दो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बक्से भर दो, इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फॉर्म 47 जारी करवा दो। बहुत सारे काम बेचारे को करने पड़ते हैं। वो सारे गुनाह कर रहा होता है जो हलफ लेते वक्त उसने कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक ऑफिसर को अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करनी पड़ती है, अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क करना पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब ये लोग पेश होंगे तो मैं हैरान होता हूं, जिस तरह इन्होंने कौम का हक छीना है, ये अपने रब को जवाब कैसे देंगे? और रब इन्हें मौका ही नहीं दे रहा माफी मांगने का। यानी इनकी रस्सी इतनी दराज की हुई है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना, मुझे लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको पूछता क्यों नहीं है, ये इतना जुल्म कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही जवाब आता है, वो ये है कि रब इन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दे रहा। यानी रब इनको टुनका ही नहीं लगा रहा। इनके लिए इनके गुनाह, इनका जुल्म और इनका जबर जो है अल्लाह ताला ने खुशनुमा बना दिया है कि जाओ जाके कर लो जो करना है। और ये करते चले जा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये इस्लाह कर रहे हैं, हालांकि ये पाकिस्तान की बर्बादी कर रहे हैं और सबको नजर आ रही है होती हुई। और इन्होंने रब को जाके जवाब देना है, तो इनको तो माफी का मौका भी नहीं मिल रहा। इनकी रस्सी इतनी दराज हुई है नाज़रीन। और रस्सी दराज का यानी आप यहां से अंदाजा करें ना कि ये अपनी तशहीर के लिए कैसे पैसा खर्च करते हैं। ये एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पंजाब से खबर दी है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनवर सुमरा साहब हैं और इन्होंने खबर दी और खबर में बताया कि मरियम नवाज साहिबा ने कितने अरब रुपए अपनी जाती तशहीर पे, टिकटॉक्स बनाने के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर खर्च कर दिए। आपने देखा होगा बहुत सारे, एक बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने वो बड़ी खामोशी से हर वीडियो में, 2 वीडियोस के बाद कहीं ना कहीं पंजाब हुकूमत की, मरियम नवाज की तारीफ करके चुप करके नीवे नीवे होकर निकल जाते हैं और नोटिस नहीं हो रहे। लेकिन वो बारीक वारदात लगातार डालते चले जा रहे हैं। कभी उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे पहुंचा दिया जाता है, उसकी तारीफें करते हैं, निकल जाते हैं। कभी उन्हें मरियम नवाज की गुजरते गुजरते कहीं पे कोई एक तारीफ कर देते हैं, निकल जाते हैं।
कभी बाजार में जाते जाते कोई चीज उनको दिखाई जाती, ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है और इसके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। पहले साल मरियम नवाज ने जो पैसा खर्च किया वो 7 अरब रुपया सरकारी, यानी आपका और मेरा 7 अरब रुपया मरियम नवाज ने खर्च कर दिया और इसमें से ज्यादातर पैसा अपने चहीतों को दिया गया, ऐसी कंपनियों को जो उनके चहीतों की हैं। और ये सोशल मीडिया पे मरियम नवाज की टिकटॉक पे इधर उधर ये सारी तारीफें करने पे पैसा लगाया गया। और ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब के ऊपर या ये टिकटॉक के ऊपर इधर उधर वीडियोस बनाते हैं, ये बारीक वारदात डाल रहे हैं। आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी को देखें ना कि वो मरियम नवाज की तारीफ कर रहा है, बनती नहीं है। पंजाब में जाके आप फिर के देख लें, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हर शोबे का। तो ये जो कोई तारीफ करता हो आपको दिखाई दे ना, बिला वजह पंजाब हुकूमत की गुड्डी उठा रहा हो, तो आप समझ लें कि इसने पैसा पकड़ा हुआ है। तो जनाब 7 अरब रुपया पहले साल में इन्होंने लगा दिया, दूसरे साल में इन्होंने अभी तक जो पैसा लगा दिया है 6 अरब 40 करोड़ रुपया लगा चुके हैं मरियम नवाज की और उनके वालिद साहब की तशहीर के ऊपर। और 4 अरब रुपए इन्होंने कहा जी मजीद हमने लगाने हैं। आप ये सारा पैसा इकट्ठा कुट्ठा करें ना, तो ये लगभग 16 अरब रुपए के आपको अभी तक पड़ गए। 16 अरब रुपए के ये आपको अभी तक पड़ गए हैं। मरियम नवाज की जाती तशहीर पे इतना पैसा खर्च कर दिया गया है। और अब तीसरे माली साल के लिए इन्होंने जो पैसा मांगा वो पता कितना है? वो 12 अरब रुपया इन्होंने कौम से मांग लिया है। अगर आप सालाना जो है वो 10 भी लगाए ना, 9-10 भी आप लगाएं, तो 40 से 50 अरब रुपया मरियम नवाज 5 साल में, और आखिरी साल में ये दुगना पैसा खर्च करेंगे। तो 50 अरब रुपए से जायद ये अपनी जाती तशहीर पे वो पैसा लगा देगी जो कौम का पैसा है। और थोड़े दिन पहले आपने सुना था, मैं तनख्वाह नहीं लेती मगर प्रेशर लेती हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेती मगर जहाज लेती हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेती मगर प्रोटोकॉल लेती हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेती लेकिन अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने रिश्तेदारों को, उसकी सहेली को, मैं उन सारों को लेकर जहाज में बिठाकर बैरून मुल्क के दौरे लेती हूं, झूले लेती हूं मैं, और उनको भी लेकर देती हूं। और कौम का 50 अरब रुपया मैं खर्च करने का मंसूबा बनाती हूं कि मेरी जाती तशहीर के ऊपर कौम का पैसा लग जाए। तो ये है नादरीन इस सूबे की सूरत हाल, जहां पे 60% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ये वो सूबा है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, और बेशुमार चीजें हैं इस सूबे के अंदर। तालीम जो है उसका क्या इन्होंने हाल कर दिया, पकड़ के प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। अस्पतालों का इन्होंने क्या हाल कर दिया, उनको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। डॉक्टर्स रुल गए हैं, टीचर्स रुल गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सड़कों पे है। जो गरीब मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हुए इनको मौत पड़ती है, जनाब हम तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम तो कटौतियां करेंगे। और अपने जाती मशहूरी के लिए ये कौम का पैसा कैसे उड़ा रहे हैं, ये आपके सामने है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, और ये एक खामोश बगावत की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है क्या? ये एक क्रिस मेडर, ये एक शख्सियत हैं और एक तज्जियाकार हैं, और ये एक्सपर्ट हैं फ्यूचर के हवाले से जो प्लानिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने में। और इनकी एक्सपर्टी है बरकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो जितना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम दुनिया के अंदर कन्वर्जन आ रही है ना, कि आप फ्यूल को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिजली के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगी। बिजली बनाने के नए तरीक़ेकार क्या होंगे, दुनिया में कौन सी नई बैटरीज किस तरीके से, वो सारा हर वक्त इनका काम यही है और इनको बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। इन्होंने एक मजमून लिखा पाकिस्तान और शाम के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में इन्होंने हैरान कुन इंकशाफात कर दिए कि पाकिस्तान के अंदर अवाम हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी खामोश बगावत कर रही है और हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सोलर सिस्टम एक पाकिस्तान में लग रहा है, यानी एक ऐसा सोलर सिस्टम पाकिस्तान में लोग लगा रहे हैं जिसका वफाकी हुकूमत या किसी भी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में ये रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत लगातार बिजली की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो आदाद शुमार हुकूमत देती है वो गलत है। 2025 के आखिर तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर, अब ये डाटा इन्होंने कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया से डाटा मंगाते हैं कि किस किस कंपनी ने कितने कितने सोलर पैनल्स बनाए और किन किन ममालिक को वो फरोख्त किए गए। तो इस डाटा के मुताबिक ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 51.5 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए गए, मंगवाए गए हैं। 51.5 गीगावाट। 1 मेगावाट जो है ना, यानी 1 गीगावाट के अंदर 1000 मेगावाट होते हैं। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। पाकिस्तान की टोटल बिजली बनाने की जो सलाहियत है, अगर पूरी पाकिस्तान लगा दे, सारे आईपीपी चल जाए, हर चीज फुल टाइम चले, तो लगभग 40 से 43,000 इतना बनता है। पाकिस्तान की टोटल जो जरूरत है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो दिन के वक्त अगर पाकिस्तानी धूप निकले और बिजली बनाए सोलर से, तो जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए हैं वो उनकी मिकदार है 51.5 गीगावाट। ये सोलर पैनल पाकिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन नेट मीटरिंग और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ 5.3 से
6.8 गीगावाट तक ही दर्ज है। यानी इन्होंने जो दर्ज किया हुआ है उससे 10 गुना कैपेसिटी है पाकिस्तानियों के पास सोलर को इस्तेमाल करने की। अब लोग खामोशी के साथ अपनी छतों पे हर जगह पे सोलर लगा रहे हैं और सरकार के सिस्टम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में चाइना ऐसी बैटरियां दे देता है जो बहुत सस्ती हैं और बहुत देर तक चलती हैं, तो फिर पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों से पैसा नहीं निचोड़ सकेगी और यहां पे एक ऐसी जंग लग जाएगी कि पाकिस्तान की सरकार यह कहेगी कि जो भी अपने घर में सोलर लगाएगा सरकार उससे टैक्स लेगी, जो अभी पिछले दिनों आपने सुना भी। तो ये वो खामोश इनकलाब है जो पाकिस्तान के अंदर आया। अब ये पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए, चाइना का माल पाकिस्तान में नहीं रोक सकते ये, क्योंकि इन्होंने चाइना से माल खाया हुआ है। चाइना से अरबों डॉलर लिए हुए हैं, 50 अरब डॉलर से ज्यादा रकम चाइना से ले चुका पाकिस्तान। अब चाइना जो चाहे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे, चाइना अपना माल पाकिस्तान भेजेगा, पाकिस्तानी कभी नहीं रोक पाएंगे। वो नई बैटरियां बनाएंगे, एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में लेकर आएंगे, तो लोग वो बैटरियां परचेज करेंगे और वो पाकिस्तान में आएंगी भी और बिकेंगी भी। पाकिस्तान की मार्केट से आप चाइना को बाहर नहीं कर सकते, आपने उनका पैसा देना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत के लिए खड़ी है सामने, और ये खामोश बगावत है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ। इसकी इतलात आपको हम नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे। और उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम और चीन दुनिया की 2 सुपर पावर्स हैं। ये पहला अमेरिकी सदर है, ऐसा लगता है, जिसने अपने मुंह से ये बात का एतराफ़ कर लिया कि चाइना भी अब एक दुनिया की सुपर पावर है। और देखें ना, इस वक्त सूरत हाल भी यही है कि चीनी जहाज धड़ाधड़ गुजर रहे हैं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था 4 जहाज, अभी 2 जहाज उसके बाद से लेकर अब तक मजीद आबनाए हुर्मुज़ में से और अमरीकी मुहासरे को अबूर करते हुए, नाकाबंदी को अबूर करते हुए वो चीन की तरफ जा रहे हैं और चीन से निकलकर दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। तो चीनी जहाजों को नहीं रोका जा पा रहा, जंग के माहौल में उनको नहीं रोक रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना लगभग सुपर पावर है। ये प्रोटोकॉल तो सुपर पावर का ही होता है और किसी का नहीं होता। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब में खिताब कर रहे थे अमेरिका में, तो अचानक से वो घबरा गए। परिंदा आया उनके ऊपर से, यहां से गुजरा तो वो घबरा गए और घबराकर उन्होंने कहा कि मुझे लगा जैसे ड्रोन आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगा, ये मैं आपको बताऊंगा एक पूरा वीलॉग करके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे खतरनाक ड्रोन बन चुके हैं कि, और वो किस तरह के हैं उसके बारे में आप जानते हैं। तो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ड्रोन्स किस तरह के हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। किसी एक वीलॉग में जो मैं हथियारों की बात करूंगा वहां आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का डरना कितना दुरुस्त था। तो अमेरिकी सदर के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, और यहां पे वो दिखाई भी दिया डर उनके अंदर। एक और चीज नाजरीन, पाकिस्तान के हवाले से एक दावा किया जा रहा है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को, जो उनके जासूस तैयारे हैं, उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर खड़ा किया हुआ, ये दावा किया गया। और अमेरिकन के अंदर बड़ी गर्मी है इस बात को लेकर। इसके ऊपर जो है वो सेनेटर ग्राहम, जो वैसे ही बहुत खिलाफ है पाकिस्तान के बिला वजह और ईरान के तो बहुत ही खिलाफ है, उन्होंने ये सवालात पूछे सेंटकॉम के कमांडर से, जनरल कैन से। उन्होंने कहा जी, क्या आप इन रिपोर्ट से आगाह हैं कि पाकिस्तान ईरानी तैयारों को खड़ा करने के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है? जनरल कैन ने कहा, जनाब मैं इस हवाले से मैंने एक रिपोर्ट देखी है। तो सवाल किया गया कि क्या यह दुरुस्त है? तो जनरल कैन ने कहा, जी मुख्तलिफ नौयत के खुफिया मामलात के बायस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बस जितना मैंने कह दिया कि मैंने रिपोर्ट देखी है। तो सेनेटर ग्राहम ने कहा, अगर यह दुरुस्त है तो क्या आप समझते हैं कि ये एक गैर जानिबदार सालिस होने के दावे से मुतसादिम नहीं है? यानी पाकिस्तान एक सालिस है लेकिन वो तो गैर जानिबदार नहीं है, वो तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने ये कहा। तो जनरल कैन ने कहा कि जनाब, जारी मुज़ाकरात के बायस मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहूंगा। सेनेटर ग्राहम ने कहा कि अगर सालिस ही ईरान को इजाज़त दे रहा हो कि उसके जासूस तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई अड्डों पर मौजूद हों, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक मुनसिफाना सालिस के किरदार के मुताबिकत रखता है? तो जवाब दोबारा जनरल ने दिया कि मैं दोबारा सर यही कहूँगा कि मैं इन मुज़ाकरात के बीच में नहीं आना चाहता। तो सेनेटर ग्राहम ने कहा, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, मैं इन मुज़ाकरात के बीच में आना चाहता हूँ। मुझे पाकिस्तान पर इतना भी एतमाद नहीं है जितना किसी चीज़ को दूर फेंकते वक्त होता है। फिर पाकिस्तान की काफ़ी बुराइयाँ की उसने, और उसने कहा सालसी के लिए हमें किसी और को देखना चाहिए, यही वजह है कि मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये जनाब अमेरिका के अंदर बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ईरान को कोई सपोर्ट दी। हालांकि जिस नूर खान एयरबेस का ये तस्करा कर रही है रिपोर्ट, वहाँ पे तो अमेरिकन खुद आके उतरते रहे, और वो तो अमेरिकन को तो फ़ौरन पता होता है ये जो भी चीज़ है ये मिलजुल कर ही है। पाकिस्तानी मिलिट्री अमेरिकन की इजाज़त के बगैर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, ना उन्होंने कभी माजी में की है, ना वो अब करेगी। हाँ, एक न्यूयॉर्क टाइम ने अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट छाप दी है। ये रिपोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है। अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ वाक़े अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल और ऑपरेशनल रसाई हासिल कर ली है।
यानी जो कुछ भी उनका तबाह हुआ था मुकम्मल तौर पे उन्होंने फ़ाल कर लिया। 33 में से 30 साइट्स उनकी मुकम्मल तौर पे काम कर रही हैं। अस्करी ताकत का बरकरार रहना, ये रिपोर्ट सदर ट्रंप के इन दावों के बरक्स है जिसमें ईरानी फौजी ताकत को बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया। अब ट्रंप कहता है जी हमने बहुत बड़ी तबाही कर दी है, जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है जी कोई तबाही नहीं हुई, कोई तबाही ऐसी नहीं हुई। देखें ना डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, देखें ना, जब फेक न्यूज़, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जब फेक न्यूज़ ये कहती है कि ईरानी दुश्मन हमारे खिलाफ फौजी लिहाज से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, तो ये अमली तौर पर गद्दारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है, इससे दुश्मन को फायदा पहुंचता है। तो एक झूठी उम्मीद मिलती है दुश्मन को, उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये वो अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की बहरिया में 159 बहरी जहाज थे, अब हर एक जहाज जो है वो समंदर की तह में पड़ा हुआ है। बहरिया खत्म हो गई, फिजाइया खत्म हो गई, टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, और उनके रहनुमा जो है वो भी अब नहीं है इस दुनिया में, मारे गए सारे, मुआशी तबाही का शिकार हो गया है। तो सिर्फ हारे हुए एहसान फरामोश और बेवकूफ़ लोग ही अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं। ट्रंप अब जो है ना वो हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी किया जाता है कि जनाब ये गद्दार हैं, गद्दारी कार्ड लेकर आ गया। हालांकि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्टें हैं जो अमेरिकन मीडिया शाया करता है कि ईरान के हथियार भी बाकी हैं, उनकी चीज़ें भी बाकी हैं, उनका कंट्रोल भी बाकी है, वो लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। कल को लड़ाई हो जाएगी तो वो कहेंगे जनाब हमारी रिपोर्टें तो थी। देखिए यही तो अमेरिकन एजेंसियां फंस जाती हैं, जब गलत रिपोर्टें दें और बाद में कुछ और निकले तो एजेंसियां फंस जाएंगी, फिर सवालात एजेंसियों से होंगे। तो उन्होंने अपने सोर्सेज से चीजें निकालना शुरू कर दी, जनाब हमें ये पता है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ करवाता है तो जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो नाज़रीन वीडियो काफी लंबा हो गया, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।